नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर एक ऐसे ही मसले पर हम जानेंगे श्रवण गर्ग जी की राय और उनका नजरिया। दरअसल ममता बनर्जी इन दिनों कोलकाता के एक अस्पताल में जिस तरीके से एक इंटर्न डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का जघन्य मामला सामने आया है, और उसके बाद से जिस तरीके से उनकी सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है, उसकी वजह से ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य भी खतरे में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस खतरे से और इस पूरे मामले से निपटने के लिए वो लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस कोशिश में वो फंसती ज्यादा जा रही हैं और निकलती कम है। इस कोशिश की तलाश में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि हत्या और बलात्कार जैसे मामलों से निपटने के लिए एक कठोर कानून की जरूरत है और 15 दिन के अंदर मुकदमे की सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। उनका कहना है कि 90 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। ऐसे में इससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम हो, पुख्ता कानूनी व्यवस्था हो। ममता बनर्जी और केंद्र की सरकार के बीच में 36 का आंकड़ा है। ऐसा आंकड़ा है जहां दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी को इस बात को लेकर तकलीफ है कि केंद्र सरकार उनके प्रति हमेशा एक सौतेला रवैया अख्तियार करता है, और वहीं केंद्र सरकार का यह कहना है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से सरकार चला रही है उससे वो लगातार जनता से कटती जा रही है और हिंसा का सहारा ले रही है। अब इनमें से सच क्या है ये तो इतिहास आने वाले समय में दर्ज करेगा, लेकिन ममता की ये चिट्ठी नरेंद्र मोदी को क्यों और किस लिए लिखी गई है, इसके राजनीतिक मायने क्या है, हम जानेंगे श्रवण गर्ग जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस विशेष कार्यक्रम में। ये जो मैंने बात कही कि कठोर सजा मिले और 15 दिन के अंदर बलात्कारियों का मुकदमा संपूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए, और इस चिट्ठी को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए साहब, मैं इस चिट्ठी को कई नज़रों से देखता हूँ, और जी। इस चिट्ठी के बाद काफ़ी बहस भी कल कुछ प्लेटफॉर्म्स पे हुई है सोशल मीडिया के। मेरा नज़र देखने का थोड़ा सा नज़रिया थोड़ा सा अलग है। तो एक तो ये कि घटना के 13 दिन बाद ममता बनर्जी ने बहुत सोच समझ के चिट्ठी लिखी है। जी। 9 अगस्त की घटना है, और वो उन्होंने कल 22 अगस्त को वो चिट्ठी लिखी है। अब उन्होंने 13 दिन लगाए उसको सोचने में चिट्ठी के बारे में, और बहुत ही वेल ड्राफ्टेड चिट्ठी है, बहुत बड़ी नहीं है, भाषा विनम्र है, उसमें कोई ऑफेंस नहीं है, कोई आक्रमण नहीं है, कोई डिफेंस भी नहीं है कि भाई वो अपने यहाँ की घटना को बचा रही हैं। मतलब एक ऐसी चिट्ठी है जिसके बारे में कई कई चीजें सोचना पड़ रही हैं कि यार ये इस चिट्ठी के अंदर कौन सी चिट्ठी है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि ये जो चिट्ठी है वो चिट्ठी है कि चिट्ठी के अंदर भी चिट्ठियां हैं, या कुछ संकेत हैं जो अनफोल्ड होना अभी बाकी हैं, या पार्लियामेंट के सेशन के दौरान अनफोल्ड होंगे। क्या होगा इसमें? आपने जैसा कहा कि उन्होंने लिखा है 90 बलात्कार रोज होते हैं, इसका मतलब है 15 मिनट में एक होता है। इसको और थोड़ा सा डिकोड करें तो 32,000 हर साल होते हैं। और ज्यादा डिकोड करें तो मोदी जी के राज में, 10 साल के राज में 3.5 लाख बलात्कारों की घटना हुई है। अब जो ये काफी बड़ा आंकड़ा है, ये इसका एक पक्ष ये है कि ये ममता ने जिस संख्या का जिक्र किया है, जो आपको गूगल करने पर भी मिल सकती है, क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड में भी कई चीजें मिल सकती हैं, ये वो रजिस्टर्ड एफआईआर की संख्या है। मतलब जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनकी संख्या है। हम ये मान के चल सकते हैं कि जो अनरिपोर्टेड होते हैं, जो जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो इलाके हैं जहाँ होते हैं, जहाँ
पुलिस की व्यवस्था ही नहीं है, एफआईआर नहीं लिखी जाती, थाने नहीं है, या टाल मटोल कर दी जाती है, या समझौते कर लिए जाते हैं, या मुंह बंद कर दिया जाता है, वो केसेस इसमें शामिल नहीं है। पहला मुद्दा तो ये, इसमें वो केसेस भी शामिल नहीं है जिसमें महिलाओं के खिलाफ वायलेंस होता है। ये सिर्फ रेप के केसेस उन्होंने बताए। इसमें महिलाओं के खिलाफ एट्रोसिटीज के किस्से भी नहीं है जो महिलाओं को उसके लिए आत्महत्या के लिए उकसाते हैं या प्रेरित करते हैं, या अबेटमेंट टू सुसाइड होता है इसमें। जी। तो हम इसका डायमेंशन थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये जो ममता कह रही हैं, जो गिना रही हैं 32,000 या 90 मिनट में 90 केसेस रोज, ये आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। मतलब ये कई गुना हो सकता है। सब केसेस को मिला लें तो ये उतना ही बड़ा हो सकता है जितने लोग देश छोड़कर भारत से जा रहे हैं, मतलब नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं। मतलब 2.5-3 लाख लोग जा रहे हैं हर साल, तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। पर हम ममता की चिट्ठी पर चिट्ठी नहीं कर बयान वो नहीं करना चाहते बहस। हम ममता की चिट्ठी के बहाने एक अलग मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं जी। और वो ये है कि हम इसमें सोसाइटी के रुख को लेकर करना चाहते हैं कि क्या हम सांप्रदायिक भेदभाव, मतलब कम्युनल जो भेदभाव होता है हमारे यहाँ, उसके अलावा बलात्कार के मामलों में भी क्या भेदभाव करने लगे हैं या नहीं करते। और ये काम बड़ी आसानी और बेशर्मी से कर लिया जाता है। जैसे बिल्किस बानो के साथ मोदी जी के राज में ही 2002 में गैंग रेप हुआ था। अब बिल्किस बानो भी एक महिला है और 9 लोगों ने गैंग रेप किया, और आपने देखा कि बिल्किस बानो को किस कदर से न्यायालयों ने न्याय नहीं दिया और किस तरह से अपराधियों का महिमा मंडन हुआ, बेल पर छूटते रहे, पेरोल पर छूटते रहे, और फिर अब जाकर कुछ महीनों पहले उनको फिर से जेल भेजा गया है। इससे भारतीय आत्माओं को कोई धक्का नहीं पहुंचता। मतलब इंडियन सोसाइटी को कुछ लगता नहीं है कि बिल्किस बानो इज डिफरेंट फ्रॉम कोलकाता या निर्भया केस। 12 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया कांड हुआ और पूरे भारत की आत्माओं में हाहाकार मच गया उसके कारण। हाँ जी, और हाँ जी, उस दौरान आपने देखा कि पॉकेट भी 12 पॉकेट अगस्त भी से 12 HIT दिसंबर 2012 से 9 अगस्त 2024 के बीच, मतलब कोलकाता की घटना के बीच, कई बड़े बड़े केस हो गए। कई संत महात्मा, राजनीतिक विभूतियां, सत्तारूढ़ से जुड़े हुए लोग वो पकड़े गए और पेरोल पर रिहा होते रहे, और अभी भी रिहा हो रहे हैं, चुनाव के टाइम भी हो रहे हैं। पर इस तरह का कोई बवंडर नहीं मचा। 12 दिसंबर को जो निर्भया का केस हुआ था, उस दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आंदोलन चल रहा था, और वो आंदोलन शीला दीक्षित के भी खिलाफ था, मनमोहन सिंह के भी खिलाफ था। और उसकी एक बड़ी ताकत जो थी, उसका एक बड़ा फोर्स जो था, वो युवा जो थे उस आंदोलन के, वो निर्भया के मामले में भी जुड़ गए थे। मतलब जो पूरा का पूरा बवंडर था, वो निर्भया के लिए न्याय मांगने वालों का भी आंदोलन बन गया था। उस आंदोलन में अगर आपको याद हो तो तमाम तरह के लोग थे। रामदेव भी जुड़े, अन्ना हजारे
के जो संघीय क्रेडेंशियल्स थे वो एक्सपोज हुए बाद में। जनरल वीपी सिंह जो बाद में केंद्र में मंत्री हो गए, किरण बेदी जो पौंडीचेरी में राज्यपाल हो गई, ये तमाम लोग उस आंदोलन से जुड़े रहे। एक इंप्रेशन ये बना कि ये जो आंदोलन था ये शीला दीक्षित और मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, क्योंकि जब वो गठित हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2007 में, तब उसके जो हिंदू क्रेडेंशियल्स थे वो कभी वेरीफाई नहीं किए गए कि वो लोग असल में जो लोग हैं इसके पीछे वो लोग हैं क्या। और फिर जो सेकुलर लोग थे उनको बारीकी से उस आंदोलन से हटा दिया गया। अपन चूंकि इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं अभी कलकत्ता पर, तो उस पर ज्यादा बात नहीं करते। तो हम ये कह रहे हैं कि निर्भया का जो मामला जिस तरह से बना, उसके बाद कलकत्ता बनने में 12 साल लग गए, और इस बीच में गंगा जमुना सरस्वती सब जगह खूब पानी भी बह गया, पर देश की आत्मा में कोई हाहाकार नहीं मचा। ये मामला भी इसलिए शक का नजर आता है कि क्या बलात्कार के मामलों का जो महत्व है वो राजनीति की जरूरत के हिसाब से तय किया जाता है क्या। एक मुद्दा है पता सोचने के लिए। और समाज के हाथों में मोमबत्तियां भेड़ों के इस्तेमाल की तरह थमा दी जाती हैं कि भाई निर्भया है तो आपने देखा मोमबत्तियां जल रही है, और आप देख रहे हैं तो कलकत्ता में पूरा का पूरा हाहाकार मचा हुआ है। मतलब पश्चिम बंगाल में संदेश खाली और कोलकाता महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पर हमारी नागरिकता के लिए, हमारे मीडिया के लिए, हमारे बहसों के लिए, हमारी डिबेट्स के लिए, हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में मणिपुर, हाथरस, उन्नाव, कठुआ, उत्तराखंड पर की घटनाओं पर न तो सोसाइटी उतना उत्तेजित होती है और न अदालतें उतना संज्ञान लेती है। जैसे एक ये ममता जी के पत्र में एक चीज है कि एक आपने भी कहा कि लेजिस्लेशन बनना चाहिए, जो वो कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक हो और 15 दिन में उसका निर्णय हो जाए वगैरह वगैरह। उन्होंने कुछ सुझाव दिए। स्पीडी ट्रायल थ्रू ए स्ट्रिंजेंट सेंट्रल लेजिस्लेशन प्रिस्क्राइबिंग एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। निर्भया के केस के बाद द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 इनटू ब्रैकेट निर्भया एक्ट बना था, इज एन इंडियन लेजिस्लेशन passed by the Lok Sabha on 19th March 2013 and by the Rajya Sabha on 21st March 2013, which provides for amendment to Indian Penal Code, Indian Evidence Act and Code of Criminal Procedure वगैरह वगैरह। इसका मतलब यह है कि निर्भया के बाद जो कानून बना उसका कोई अस्तित्व नहीं है या उसका कोई मतलब नहीं है। हम ये मान के चलें क्या कि सोचने के लिए है, डिबेट के लिए है कि, और आपने भूमिका में कहा कि वो राजनीतिक संकट में पहुंच गई हैं या हैं, ऐसा माना भी जा रहा है डिबेट में, तो वो निकल जाएंगी इस संकट से। ममता बनर्जी निकल जाएंगी, वो बड़े बड़े संकटों से निकल जाती हैं। और बंगाल में चुनाव 2026 में है, अभी तो पार्लियामेंट का विंटर सेशन होगा, तब उनकी जो बहुत ही जो वोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, महिलाएं बहुत जबरदस्त है, वो जबरदस्त हल्ला मचाने वाली हैं उसमें। और ये ममता की चिट्ठी को आधार बनाकर वो मांग करेंगी कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। तो हम जो इस बात को अब समेटने चाहते हैं, अपनी संक्षिप्त बात को, कि हमको क्या ये मानना चाहिए कि कोलकाता केस पर सुप्रीम कोर्ट भी
संज्ञान ले रहा है, सीबीआई भी ले रही है, और वो जो वहाँ के वो जो डायरेक्टर थे उनको पकड़ के ले भी गए हैं, सीबीआई वाले ले गए हैं, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा, सब होगा, सब हो रहा है। हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि उसमें सजा मिलनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जो बाकी देश की महिलाएं हैं और जो बाकी केसेस हैं, मतलब जो ममता गिना रही हैं, वो जो केसेस हैं 32,000 या जितने बता रही हैं, 90 केस रोज के हो रहे हैं, उनका क्या होगा? ये मुद्दा ये है कि भाई उनका वो उनके बारे में कौन सोच रहा है? क्या प्रधानमंत्री सोच रहे हैं क्या, या राहुल गांधी जो जिन्होंने ट्वीट किया था इसके बारे में, कोलकाता के बारे में, तो क्या हमको ये मान लेना चाहिए कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या लेफ्ट हो, कोलकाता का जो मामला है उसमें एक पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का भी कोई एलिमेंट है? हम इस पर वो सब कल्पना कर रहे हैं, मतलब कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। मतलब वी डोंट वांट टू प्ले विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द केस। पर हम जब ममता चिट्ठी लिखती हैं कि इतने केसेस हो रहे हैं देश में, 32,000 केस या 90 रोज हो रहे हैं, तो हम एक सोच रहे हैं कि ये फिर एक केस पे क्यों फोकस हो रहा है, बिल्किस बानो पर क्यों नहीं होता है, या कठुआ, हाथरस, उन्नाव, ये क्यों गुम हो जाते हैं? तो वो एक मुद्दा है कि क्या या प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सोसाइटी के लोग, नागरिकों में है, कि उनको हथियार बना के यूज किया जाता है, कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में है कि वो कुछ केसेस में तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है और बाकी को छोड़ देता है। मतलब जैसे ना, एक चावल उठा के देख लिया, चावल बना रहे हैं तो वो पका कि नहीं, ये मामला है। तो हम क्या एक ऐसा राष्ट्र हैं के रूप में हम विकसित हो रहे हैं जहां आत्मा, मतलब जहां आत्मा की सहानुभूति और उदासीनता जी। विभाजित है। मतलब सिंपैथी एंड एपैथी दोनों डिवाइडेड है, और वो डिवीजन पॉलिटिकल लाइंस पर भी है, कम्युनल लाइंस पर भी है, और अर्बन और रूरल लाइंस पर भी है। कि जो विक्टिम होना चाहिए वो कहाँ का होना चाहिए? वो अर्बन हो तो हम बहुत ज्यादा उसके प्रति, या जैसे बादलपुर का बॉम्बे में तो तूफान बच गया, बदलापुर बदलापुर का, सॉरी, बदलापुर का। जी। ये जो बेसिक जो मैं पॉइंट आपको ला रहा हूं उस पे। और दूसरा ये कि क्या इसमें जो विक्टिम हैं या विक्टिम से जुड़े जो लोग हैं, या जो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उनका इन्फ्लुएंस और अफोर्डेबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज या कम्युनल माइलेज या जो वॉट एवर, वो डिसाइड करेगा कि रेप का जो विक्टिम है, मतलब रेप कौन सा गंभीर है, मतलब उसकी जो गंभीरता है वो किस चीज से तय करेगा। दूसरा ये कि इसमें अगर कार्रवाई होती है या की जाती है तो वो किसको हर्ट करेगी? मेजॉरिटी कम्युनिटी को हर्ट करेगी या मेजॉरिटी कम्युनिटी का फायदा करेगी? जैसे संदेश खाली में एक ये कोशिश की गई कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को कैटर करने की कोशिश की गई पॉलिटिकली बीजेपी के द्वारा, या माइनॉरिटी को हर्ट करेगा। तो उस हर्ट करने में भी एक कम्युनल प्लेजर है कि भाई ठीक है, हम माइनॉरिटी को हर्ट करके भी मेजॉरिटी कम्युनिटी को खुश कर रहे हैं।
अब आखिरी लाइन ये है आशुतोष जी कि जो वो विक्टिम्स जिनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, मतलब आप अगर एक आंकड़ा निकाले, मैं आप कहें तो ढूंढ के भी बता सकता हूं कि कितने अंडर ट्रायल्स पड़े हुए हैं अदालत जेलों में सालों से, कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है, हमारी अदालतें भी सुनवाई करने वाली नहीं है। तो उनके बारे में कौन सोचेगा? तो हमको ममता का जो पत्र है वो एक मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री, पुरुष प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र है कि एक महिला के द्वारा लिखा गया एक पुरुष प्रधानमंत्री को पत्र है। तो हम क्या ममता को मुख्यमंत्री के अलावा एक महिला भी मानने को तैयार हैं क्या, जो बलात्कार की पीड़ित, बलात्कार की घटनाओं से पीड़ित होने वाली महिलाओं की आवाज को उठाने की कोशिश कर रही हैं? और उस पत्र में वो अपना कोई बचाव नहीं कर रही है, कलकत्ता का कोई जिक्र नहीं कर रही है, अपने आप को कोई डिफेंड नहीं कर रही है, और भाजपा को या सत्तारूढ़ दल को किसी भी लेवल पर किसी भी कोने से अपमानित नहीं कर रही है, हर्ट नहीं कर रही है। तो जो हमने बात शुरू की थी, अब उसको समेटते हैं कि मैं ये ममता की जो चिट्ठी है जिस पर बहस हुई है, आपके चैनल पर भी हुई है, सत्य हिंदी पर भी हुई है, तो मैं इसको एक अलग नजरिए से थोड़ा सा मैंने अध्ययन किया और सोचा, और फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में समाज के, सोसाइटी के नजरिए पर भी दो बात होनी चाहिए कि हम नागरिकों का जो वो कोई हमको आके मोमबत्तियां पकड़ा देता है कि चलो इंडिया गेट पे या चलो शहीद मीनार पे सरकार के खिलाफ, हमको पता है क्या कि उसमें वो जो लो जल रही है, उसका जो धुआं निकल रहा है, वो असल में उसके पीछे कितने इंटरेस्ट काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक एक पॉइंट को रखें, लोग सोचें तो अच्छा है, नहीं सोचें तो और भी अच्छा है। जी नहीं, बहुत गंभीर प्रश्न आपने उठाया, और मुझे लगता है कि इस पे वाकई में बहुत बड़े पैमाने पे चर्चा होनी चाहिए कि राजनीति के रंग के हिसाब से ऐसे मामलों में हंगामा क्यों होता है। ये जो आपने सवाल खड़ा किया, और समाज की आत्मा कुछ मामलों में जगती है और कुछ मामलों में नहीं जगती है, ये उससे भी गंभीर सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू।